हेलो बच्चों, आज जो है हम एनसीईआरटी शुरू करेंगे। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले जो आज से शुरू कर रहा हूँ मैं 12th क्लास के लिए जो एनसीईआरटी है उसे शुरुआत करते हैं और एनसीईआरटी को हम पूरा कराएंगे। बहुत जल्दी से जल्दी मैं शुरू करूँगा। आज जो है इसका पहला लेसन है और जो चैप्टर है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से 12th में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो शुरुआत करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि 12th क्लास के लिए है। एनसीईआरटी मैथ्स। तो जो मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये चैप्टर 5 है। तो चैप्टर 5 का मतलब एक्सरसाइज आएंगी इसमें 5.1, 5.2, 5.3 इस तरह से एक्सरसाइज है। तो अभी तो मैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग समझाऊंगा आपको। चैप्टर का नाम क्या उसे डिफाइन करूंगा और धीरे धीरे हम फिर इसे प्रोग्रेस करेंगे कि चैप्टर क्या है, किस तरह से इसकी थीम है, कैसे हम इन क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू में ही एक एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है एक लाइन लिख रखी है कि द होल ऑफ साइंस इज नथिंग मोर देन अ रिफाइनमेंट ऑफ एवरीडे थिंकिंग। तो काफी इंप्रेसिव लाइन है। इसमें कहा गया है कि जो होल ऑफ साइंस है वो कुछ नहीं है, सिर्फ जो डेली रूटीन का जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है उसे आप रिफाइन करते रहें और धीरे धीरे आप जो है साइंस को ही इंट्रोड्यूस कर दोगे। ये एल्बर्ट आइंस्टीन की लाइन दे रखी है शुरू में ही। द होल ऑफ साइंस इज नथिंग मोर देन अ रिफाइनमेंट ऑफ एवरीडे थिंकिंग। तो यहाँ से इस चैप्टर की शुरुआत हुई है। अब सबसे पहले, क्योंकि चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंटिन्यूटी क्या है। CONTINUITY कंटिन्यूटी समझेंगे। तो एक बार तो आप समझते हैं कंटिन्यूस, कोई भी काम अगर लगातार हो रहा है दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूस। देखिए ये मैथमेटिक्स में क्या कर रहा है, किस तरह से फंक्शन है। कंटिन्यूटी क्या शो करता है, फंक्शन कौन सा कंटिन्यूस होता है और कौन सा नहीं होता है। आगे अगर आप देखेंगे तो बीएससी या एमएससी या बीटेक में भी एक बुक होती है मॉडर्न अलजेब्रा, उसमें भी इसका फिर आगे पार्ट हो जाता है, एक्सटेंसिव पार्ट हो जाता है। तो आपको इस तरीके से समझाया जाएगा कि आपका जो 12th बेस है वो भी बहुत मजबूत होकर चले और आगे आने वाली क्लास में भी आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कंटिन्यूटी क्या है इसे हम समझते हैं। तो मान लिया सपोज एक फंक्शन ले लिया हमने f(x) = 1 और 2। इसमें फंक्शन दे रखा है, ये कह रखा है कि अगर x की वैल्यू <= 0 हो तो इस फंक्शन को आप 1 ले लीजिए और अगर x की वैल्यू <0 हो तो इसकी वैल्यू क्या है, 2 है। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि कोई फंक्शन है, इसकी वैल्यू 1 भी है और इसकी वैल्यू 2 भी है। अगर x की वैल्यू आपको 0 से ग्रेटर लेनी है तो उस फंक्शन की वैल्यू 2 हो जाएगी और अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल हो या 0 से लेस हो तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी की बुक में और इस एग्जाम्पल से हम ये समझेंगे कंटिन्यूटी क्या है, किस तरह से डिफाइन की जाती है इस चैप्टर में। तो इसका अगर हम थोड़ा सा ग्राफ बना के चलते हैं तो देखिएगा जरा, ये ओरिजिन हो जाता है, ये हो गया एक्स एक्सिस जैसे कि आप जानते हैं, और ये हो गया वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो अगर हम मान लिया ये लेके चलते हैं पहले, अगर हम x की वैल्यू 0 से ग्रेटर लेंगे, 0 से ग्रेटर का मतलब क्या है कि वैल्यू जो दी जाएंगी वो पॉजिटिव ली जाएंगी। तो थोड़ा सा आपको समझाने के लिए निशान बना लेता हूं मैं। मान लिया 1 है, ये 2 है, ठीक। तो x की वैल्यू 0 से ग्रेटर लेनी है, यानी कोई भी वैल्यू लेनी है जो पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि 0 से ग्रेटर मतलब है ही पॉजिटिव। तो कोई भी अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू किधर काउंट होगी, इधर की तरफ काउंट होगी, क्योंकि x एक्सिस में जो ये साइड होती है ये पॉजिटिव साइड होती है और ये जो ये साइड होती है ये क्या होती है बच्चों, नेगेटिव साइड होती है। तो जब हम x की वैल्यू 0 से ग्रेटर ले रहे हैं
तो हमें इस तरफ मूव करना पड़ेगा, तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। तो एफ एक्स का मतलब क्या होता है, वाई होता है। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स सुना होगा आपने, कि आप एफ एक्स बोल लो या वाई बोल लो, डैट मीन्स इसमें हमें एक्स की वैल्यू रखनी है और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप वाई भी बोल सकते हो और एफ एक्स भी बोल सकते हो। तो आप सोच के देखो, जब मैं एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर ले रहा हूँ, डैट मीन्स पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 है। इसे मैं 1 मान रहा हूँ, इसे मैं 2 मान रहा हूँ, और ये वाई एक्सिस है, इसका मतलब ये पॉजिटिव साइड में चलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन खींच दी मैंने, तो ये जो आपकी लाइन है ये किसे शो कर रहा है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू 2 को शो कर रहा है। एफ एक्स इज इक्वल टू 2 को शो कर रहा है। अब जरा यहाँ आइए, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 से लेस लेता हूँ, तो 0 से लेस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो मुझे इधर मूव करना पड़ेगा। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है वहाँ पे, 1 है। 1 मैंने ये मान रखा है क्योंकि ये ओरिजिन है, ओरिजिन तो आप जानते हो 0 0 होता है, तो ये 1 है और ये 2 है। तो मैंने ये फंक्शन बना दिया इस तरह से, ये फंक्शन बना दिया। तो ये फंक्शन कौन सा हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों 1 हो गया। तो ये जो फंक्शन आपकी बुक में दे रखा था, पहले पेज पे ही दे रखा है, और एक एग्जाम्पल दिया, इसका मैंने ग्राफ बनाया आपको, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। तो आप देख रहे हो कि जो ग्राफ बना है ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, कि जो लगातार 1 स्ट्रोक में बन जाए, पेन उठाना ना पड़े। लेकिन अगर मान लिया आपको कुछ ड्रॉ करने के लिए, कुछ खींचने के लिए आपको पेन उठाना पड़ेगा, तो फंक्शन जो है कंटिन्यूस तो रहा नहीं, वो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। तो आप देखो, अगर मान लो मैं ऐसे ऐसे खींचता हूँ, तो यहाँ पे आने के बाद मुझे पेन रोकना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ से खींचना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो फंक्शन दे रखा है ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस नहीं है तो क्या है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक। तो अभी जैसे मैंने बताया कि चैप्टर शुरू करा है मैंने, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर शुरू किया है, 12th क्लास एनसीईआरटी बुक, ठीक। तो इसमें मैंने आपको समझाया कि कंटिन्यूटी इस चैप्टर को लेके किस तरह से डिफाइन होती है। तो इस तरह से हम फंक्शन को देखेंगे कि वो कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, लेकिन हम बार बार ग्राफ नहीं बनाएंगे। एक तरीका है वो मैं आपको समझाऊंगा अभी आने वाले समय में। हमें तो अभी ये देख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस की मीनिंग क्या होती है, डिसकंटिन्यूस की मीनिंग क्या होती है। तो ये एग्जाम्पल दिया इन्होंने, और इससे हमने समझा कि फंक्शन जो था क्या था, डिसकंटिन्यूस था। उसके बाद बच्चों एक दूसरा फंक्शन दे रखा है, इसे देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें 2 वैल्यू दे रखी हैं, एक तो है 1, एक है 2, और ये बता रहे हैं कि ये तब होगा जब x की वैल्यू 0 होगी, और ये तब होगा जब x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और इसे भी हमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो चलिए फिर दोबारा से ग्राफ बनाते हैं, इसका समझते हैं कैसे। फिर ये ग्राफ बन गया, ये ओरिजिन आ गया। अब देखिएगा, पहले इसे चेक करते हैं, x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x 0 नहीं है। जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो या तो 0 से कम होगी या 0 से ज्यादा होगी। अगर 0 से कम लोगे तो फिर नेगेटिव हो गया, और 0 से ज्यादा लोगे तो क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे, अगर हम नेगेटिव लें वैल्यू या वैल्यू लें पॉजिटिव, तो दोनों सूरतों में फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। यानी कि जो y की वैल्यू है बच्चों वो क्या है, 1 है। तो इस तरह से हम देखेंगे, मान लिया फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका ओरिजिन, और ये मैंने 1 पॉइंट मान लिया। तो अगर मैं नेगेटिव साइड भी चलूं या पॉजिटिव साइड लूं, तो दोनों सूरतों में जो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर मैं पॉजिटिव साइड चलूंगा, मान लिया ग्राफ ये आ गया आपका। अगर मैं नेगेटिव साइड चलूंगा तो ग्राफ आपका आ गया ये, इस तरह से। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या हुआ, इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये हुआ कि यहाँ फंक्शन की 2 वैल्यूज थी, 1 और 2, तो लाइन अलग अलग बनी है। लेकिन यहाँ भी 1 और 2 ही है, लेकिन ये 2 है, ये तो तब है जब x की वैल्यू क्या है, 0 है। हम कर रहे हैं इसे टेस्ट, x इज नॉट इक्वल टू 0, डेट मीन्स x नेगेटिव हो या x पॉजिटिव हो, दोनों सूरतों में फंक्शन की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है। डेट मीन्स 1 है ये पॉइंट। तो पॉजिटिव साइड जाओगे तो इधर बन जाएगा ग्राफ, नेगेटिव जाओगे तो इधर बन जाएगा ग्राफ। ये ग्राफ तो हमारा बन गया। रही बात x इज इक्वल टू 0, ये सब 0 पे है, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 कहाँ होता है, लाइन पे होता है, तो वो वहीं बन जाएगा, ठीक है। फिलहाल मुझे भी बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो फिर वही बात, मान लिया मैंने सपोज ऐसे बनाना शुरू करा, ऐसे मुझे यहाँ अपना पेन रोकना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा,
फिर यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। इसलिए इस फंक्शन को भी मैं वन स्ट्रोक में नहीं बना सकता, एक बार में नहीं बना सकता। इसलिए फंक्शन भी बच्चों क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस ही हुआ। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल था। तो दो एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि इस चैप्टर में फंक्शन कैसे कंटिन्यूअस होगा और कैसे डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक, अब इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसे आगे समझेंगे क्या है कैसे। 1 मिनट फटाफट कॉपी कर लीजिए, इसे करना है, फिर मैं इसे रब कर रहा हूँ, फिर आगे चलेंगे। चलिए, हो गया होगा, आगे देखते हैं। आगे है बच्चों कि अब हम एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल आने शुरू हो गए हैं बुक में, और उन एग्जाम्पल को बस हमें ये करना है कि जो फंक्शन हमें गिवन होगा कि वो कॉन्टिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है। लेकिन ये ग्राफ बना बना के नहीं करेंगे, उसका एक तरीका है, एक फॉर्मूला है। तो क्या तरीका है उसे देखते हैं। तो एक फॉर्मूला आ रहा है, उसमें लिखा जाता है लिमिट LIM, क्या है, लिमिट है। तो यहां लिखेंगे x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू FC। तो ये एक तरह से फॉर्मूला है जो NCERT में दिया गया है। बाकी मैं आपको एक मेथड और भी सिखाऊंगा, 2 मेथड सिखाऊंगा आपको, ताकि आपके आने वाली जो बड़ी क्लास है बीटेक, जैसे मैं बोल रहा था कि ये बुक आती है मॉडर्न अलजेब्रा, वहां भी आपको बहुत ही कंफर्ट फील होगा जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये आपका जो फॉर्मूला दे रखा है NCERT में दे रखा है, पहले से समझते हैं। तो यहाँ उन्होंने बताया कि मान लो कोई रियल नंबर का सेट है, एक सबसेट है रियल नंबर्स का, तो उसमें आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। जब आप उसकी लिमिट लेंगे तो फंक्शन जो है वो c बन जाएगा, यानी कांस्टेंट बन जाएगा। c क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। x क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है। यानी कि कोई भी आप रियल नंबर जब फंक्शन में पुट करोगे तो उसकी वैल्यू जो है क्या आएगी, कांस्टेंट ही आएगी। इस तरह से मतलब इसे डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन मान लिया आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा इसका डेफिनेशन, तो वो फॉर्मूला ही याद रखें आप। ठीक, अब इसमें आगे जाके बच्चों 2 वर्ड आएंगे। एक तो आएगा RHL, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो जब राइट हैंड लिमिट को हम शो करेंगे तो इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, यहाँ c के ऊपर क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, बाकी और कोई चेंज नहीं होगा। fx इज इक्वल टू FC। ठीक, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला राइट हैंड लिमिट का। इसी तरह से जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला बनाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस। ठीक, यहाँ माइनस लिख देंगे, बाकी fx इज इक्वल टू FC ही रहा आपका। ठीक, तो अब जैसे मैंने बताया कि हम क्वेश्चन करेंगे, आगे एग्जाम्पल करेंगे, तो यहाँ पे NCERT बेस इस तरह से आपको समझाएगा। लेकिन मैंने अभी आपसे कहा था मैं आपको 2 फॉर्मूले बता के चलूंगा। अगर आपको NCERT बेस से पढ़ना है तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लिया आपको थोड़ा एडवांस पढ़ना है, जो आने वाली क्लासेस में आपके लिए इजी फील हो, तो फिर जो मैं लिख रहा हूँ अभी, जो मैं बता रहा हूँ, उसे फॉलो करना है। मेरे हिसाब से एग्जाम में, आप 12th के एग्जाम में आप इसे फॉलो करो या ऐसे फॉलो करो, उससे मुझे लगता नहीं कि कोई मार्क्स में कोई डिडक्शन होगा आपको। देखिए NCERT इस पैटर्न को फॉलो करती है, बाकी इच्छा आपकी है, जैसे भी आप चाहें। बाकी दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है, अगर हम राइट हैंड लिमिट को लिखेंगे बच्चों, तो वो होता है f(a + 0) इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f(a + h)। ठीक, ये फॉर्मेट चेंज है, मतलब ये जो राइट हैंड लिमिट का लिखने का तरीका ये है NCERT में। बड़ी क्लासेस में उसे ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ये लिखने में थोड़ा सा आपको बड़ा सा लग रहा होगा, शायद कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन इससे क्लियरिटी ज्यादा होगी आपको फंक्शंस की प्रॉपर्टी समझने में इसके मुकाबले। क्योंकि इसमें जैसे हम आगे पढ़ेंगे, डायरेक्ट फंक्शन के बराबर FC दिखा दिया जाएगा
अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है उसमें आप देखना भी, और डायरेक्ट लिख दिया जाएगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो उसमें ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आती दिमाग में। लेकिन यहाँ से हमें पता चलेगा कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो क्यों है, उसका रीज़न क्या है, और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो वो भी क्यों है, उसका भी हमें रीजन पता चलेगा। इसी तरह से बच्चों अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एफ ए माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच। ठीक, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका ये हो गया जो एनसीईआरटी बेस है, और दूसरा तरीका ये हो गया जो हायर क्लासेस बेस है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये ज़्यादा एक्यूरेसी शो करेगा आपको समझने में, मुझे समझाने में। लेकिन ये चीज़ एनसीईआरटी बेस है, तो अगर मतलब आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है तो आप इससे समझ सकते हैं। तो ये फॉर्मूले बता दिए मैंने शेप्टो करने के लिए, अभी आप इन्हें कॉपी कर लीजिए फटाफट। चलिए आया करते हैं। देखिएगा, इसके बाद एग्जाम्पल 1 आ रहा है, एग्जाम्पल भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, सब चीज करेंगे। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 में क्या कहा गया है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन दे रखा है, उसकी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो फंक्शन क्या है, पहले यह है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और एट x इज इक्वल टू 1। डेट मीन्स ये फंक्शन दे रखा है और x इज इक्वल टू 1 पे इसके हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, बट नॉट बाय ग्राफिकल मेथड, है ना, जो ये दे रखा है इसके हिसाब से करेंगे। चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन में जो मैंने मेन फॉर्म में लिखा था पहले आप वो लिख लीजिए। वो क्या था, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, ये हमारा मेन फॉर्मूला था। अब हमें चेक करना है, तो लिमिट x टेंस टू c का मतलब है जिस पे हमें चेक करना है, जिस पे हमें चेक करना है। तो 1 रख दिया मैंने c की जगह, और जो फंक्शन था हमारा वो क्या था बच्चों, 2x प्लस 3 था। ठीक, अभी ये वाली साइड लेके चल रहे हैं, इसे नहीं लेंगे अभी। अभी आप थोड़ा समझिए, c की जगह हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया जिसपे हमें चेक करना है, और फंक्शन क्या था हमारा, 2x प्लस 3 था। अब ये लिमिट हमें क्या बता रही है कि इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां 1 पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू 1 प्लस 3, तो ये कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। ठीक, यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 5 आ गई। अब जो ये एफ सी है ये तो मैंने निकाल दिया, यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड निकाल दी मैंने इसकी, मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड नॉर्मल लैंग्वेज। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड साइड निकालेंगे, जो हमारी क्या है, एफ सी है, जो ये एफ सी लिखा हुआ है। और सी क्या है बच्चों, हमारा 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फंक्शन था एफ एक्स वाला, उसमें एक्स क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो फंक्शन हमारा ये है, तो फिर 1 रख दीजिए। 2 इंटू 1 प्लस 3 क्या आ गया, 5। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसलिए जो फंक्शन है ये क्या हो गया बच्चों, कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा पढ़ने में बड़ा अजीब सा इसलिए लगेगा, देखिए मैथमेटिक्स की क्वालिटी होती है, मैथमेटिक्स में जब तक कैलकुलेशन के हिसाब से कोई चीज़ प्रूफ होगी तो स्टूडेंट को बड़े कंफर्टेबल लगता है कि भाई आपने कैलकुलेट किया कुछ, उसके बाद आपने उसका आंसर निकाला, फिर से आंसर शीट में चेक किया, तो थोड़ा कंफर्ट मोड होता है। लेकिन जब आप थ्योरम स्टाइल में आओगे तो कुछ ना कुछ चीज़ आपको डायरेक्ट प्रूव करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा वो कंजस्टेड हो जाता है। जो मैथ्स में फ्रेशर है ना, जो ज़्यादा अच्छे हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो एडजस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इन्हें करेंगे। ठीक, अब जो मैंने आपको दूसरा मेथड बताया था उससे भी मैं ऐसे करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी बेस मॉडल हो गया आपको।
इसी क्वेश्चन को अगर हम करेंगे सेकंड मेथड से, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि पहले राइट हैंड लिमिट लिखेंगे। तो लिखा था मैंने एफ ए प्लस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, ये मैंने लिखा था। तो ए का मतलब क्या है यहाँ पे, जिसपे हमें टेस्ट करना है, यानी कि 1 पे। तो इसे लिखेंगे एफ 1 प्लस जीरो लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ 1 प्लस एच, यहां तक आ गया है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो फंक्शन है हमारा 1 प्लस एच, ये 1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये मैं आपको थोड़ा सा आगे की बात बता के चल रहा हूँ, है ना, क्योंकि इस फंक्शन में तो ना तो ग्रेटर की वैल्यू दे रखी ना लेस की वैल्यू दे रखी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आगे वाले क्वेश्चन में जब मैं इसे करूंगा तो आप थोड़ा सा कंफर्ट फील करोगे थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो वैल्यू है ये 1 से क्या है, ग्रेटर है। तो जहां फंक्शन में ग्रेटर का साइन लगा होगा वो वाला फंक्शन यहाँ ले लिया जाएगा और उसे फिर उसकी सोल्व करके उसकी क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह से जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करेंगे, दैट मीन्स एफ ए माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, फिर हमने एक ही जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो एफ 1 माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ 1 माइनस एच। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू है ये कहीं ना कहीं 1 से छोटी हो जाएगी, ठीक है। ये 1 से बड़ी क्यों थी, क्योंकि 1 में कुछ प्लस हो रहा था। एच का मतलब क्या है, एच का मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी, पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी। तो जब हम 1 में कुछ प्लस कर रहे हैं तो नॉर्मली ये वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाएगी, लेकिन यहाँ ये 1 में से कुछ माइनस हो रहा है तो ये जो वैल्यू है 1 से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो वहां पे आने वाले क्वेश्चन में जब 2 फंक्शन दे रखे होंगे, एक तो दे रखा होगा ग्रेटर का, तो आप ग्रेटर वाला फंक्शन ले लेंगे, और देखिए दे रखा होगा लेस वाला, फिर लेस वाला फंक्शन ले लेंगे यहाँ, फिर इसकी वैल्यू निकाल देंगे। अगर ये दोनों लिमिट बराबर आ गई तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस, और बराबर नहीं आई तो वो यहीं डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। और भी होता है कि अगर मान लीजिए दोनों बराबर आ जाएं तो फिर फंक्शन भी निकालना पड़ता है, फिर तीनों को देखते हैं कि वो बराबर है या नहीं है, और इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो ये मैंने अभी आपको थोड़ा सा आगे का ओवरव्यू दे दिया, बाकी इस क्वेश्चन करने के लिए यही सफिशिएंट है, दैट्स इट, ठीक। चलिए इसे कॉपी करिए आप। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा कॉपी साथ साथ कर लिया करो थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा टाइम दूंगा तो मैं फिर काम कम होगा और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, तो साथ साथ कॉपी कर लिया करो, फिर भी 1 आध मिनट में दे देता हूँ, उस बीच में कॉपी कर लिया करो। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 दे रखा है, इसमें भी हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जो कंटिन्यूटी चेक करनी है वो करनी है 0 पर, और कहा है कि बताइए कि फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो एनसीईआरटी फॉर्मेट में करते हैं, सीधा सीधा सॉल्यूशन करेंगे। उस मेथड को हम आगे करेंगे, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तब करेंगे, ठीक। तो इसमें फिर वही फॉर्मूला लिखिए, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। अब फिर लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है, तो लिमिट x टेंस टू c का मतलब है 0, 0 पे चेक कर रहे हैं, और फंक्शन क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक। उसके बाद जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो 0 का स्क्वायर, डेट मीन्स क्या हो गया, 0 हो गया, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। फिर हम राइट हैंड साइड निकालेंगे, तो राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, एफ सी है। तो जब एफ एक्स हमारा ये था, ठीक, तो चेक किस पे करना है, 0 पे, तो सी की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 है, F0, और फंक्शन हमारा ये है,
एफ एक्स तो ये है, तो एफ जीरो क्या हो जाएगा, फिर वैल्यू रख देंगे जीरो का स्क्वायर, तो क्या आ गया, जीरो आ गया। तो फिर वही, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो फंक्शन जो है क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। बस ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, बड़ा ही इजी सा काम है। उसके बाद एग्जाम्पल 3 देखेंगे, साथ साथ समझते रहें, उतारते रहें। एग्जाम्पल 3 में दो फंक्शन आ रहे हैं जो मैं बात कर रहा था। पहले क्या दे रखा है, क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है मोड एक्स, मोड एक्स, इसे मोडलेस भी कह देते हैं या मोड भी कह देते हैं। और जो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी, वो करनी है एक्स इज इक्वल टू 0 पे ही कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसे कॉपी कर लो। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए बच्चों सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो मोड फंक्शन होता है, जो मॉडुलस फंक्शन होता है, वो होता क्या है। जब भी ये मॉडुलस फंक्शन आएगा तो इसका मतलब क्या है, पहले तो आप ये देखिए, इसकी दो वैल्यू होती हैं, तो पॉजिटिव एक्स और एक नेगेटिव एक्स। अगर एक्स की वैल्यू आप 0 से ग्रेटर ले रहे हो या इक्वल ले रहे हो तो होता है पॉजिटिव एक्स, और अगर एक्स की वैल्यू आप लेस देन 0 ले रहे हो तो होता है माइनस एक्स। दैट मीन्स क्वेश्चन में तो आपको ये दे रखा है, लेकिन बाय द प्रॉपर्टी ये ऐसे डिफाइन होता है, मतलब ये आपको याद रखना पड़ेगा या याद होगा भी। तो ये आपको फंक्शन इस तरह से डेरिवेट हो गया। अब जो हमने दो एग्जाम्पल करे थे उनमें हमारे पास एक ही फंक्शन था, लेकिन यहाँ आ गए हैं दो फंक्शन। ठीक है, तो इसमें अभी जो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बताई थी वो यूज होगी, तो उसे देखते हैं कैसे करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक, और एनसीईआरटी बेस से करते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस लिख देते थे यहाँ, और यहाँ लिखते थे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, ऐसे लिखा जाता था। ठीक, अब देखिए शुरुआत करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी का मतलब इस पे चेक करना है, चेक किस पे करना है, 0 पे। यहाँ देख लो या यहाँ देख लो, तो 0 प्लस हो गया। ठीक, उसके बाद एफ एक्स, ये बात आ गई। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है, सॉरी राइट हैंड लिमिट है, क्योंकि मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। पहले राइट हैंड लिमिट लिख लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, अभी जैसे मैंने ग्राफ में बताया था कि हमें राइट की तरफ मूव करना पड़ेगा, आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा, जो मैंने अभी ग्राफ समझाया था आपको, थोड़ा सा रिकॉल करिए। ऐसे इधर मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ओरिजिन है, तो 0 पॉइंट तो हमारा यहाँ पे। आप इस पॉइंट से, इस लाइन से इधर जाओ या इधर जाओ, इधर पॉजिटिव साइड है, इधर क्या है, नेगेटिव साइड। तो दोनों सूरतों में आप 0 पर नहीं हो। ठीक, इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी आप 0 पर नहीं हो। तो डेट मीन्स जब आप पॉजिटिव साइड में जा रहे हो तो आपको फंक्शन क्या लेना पड़ेगा कि एक्स की वैल्यू जो है 0 से क्या है, ग्रेटर है, ये कंसिडर करना पड़ेगा। जब एक्स की वैल्यू आपकी 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी है, आपको एक्स लेनी है। डेट मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, और एफ एक्स यहाँ क्या आ गया बच्चों, ये एक्स आ गया। क्यों आ गया मैंने बताया। अब इसे 0 रख दिए तो एक्स यहाँ 0 रखें तो क्या आ गया, 0 आ गया। ये आपकी राइट हैंड में निकल के आ गई। ठीक, अब इसी तरह से हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। फॉर्मूला लिखिए पहले, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। फिर जो हमें चेक करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू किस पे चेक करना है, 0 पे, तो 0 माइनस एफ एक्स, ये आ गया। अब फिर हमें सोचना है, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, डेट मीन्स हमें जो चलना है लेफ्ट हैंड की तरफ चलना है। तो जब 0 से लेफ्ट हैंड की तरफ चलोगे क्या आएंगे, नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। तो भी नेगेटिव वैल्यू आएंगी तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से छोटी हो जाएगी। ये नेगेटिव के लिए है और ये पॉजिटिव के लिए है।
इसका मतलब इस बार जो फंक्शन लेना है हमें क्या लेना है, माइनस एक्स लेना है। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, और ये जो फंक्शन था इसके यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों, माइनस एक्स। ये जो माइनस लिखा हुआ है और जो प्लस लिखा हुआ है ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, इन्हें देख के आप कंफ्यूज मत हो। अब आप यहाँ 0 रख दो, जब 0 रखोगे तो माइनस 0, डेट मीन्स अगेन 0। ठीक, तो हमने राइट हैंड लिमिट भी निकाल ली और लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल ली। और जब हम फंक्शन निकाले, मैंने कहा था ना 3 चीज निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। तो ये थर्ड स्टेप मान सकते हो आप, या सीधा फंक्शन लिख दो। आपकी बुक में जो लिखा होता है ऐसे लिखा होता है, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, जैसे भी आप रिप्रेजेंट करना चाहो। तो यहाँ पे जो फंक्शन है आपका एफ एक्स, ये कब लेना है, जब एक्स की वैल्यू 0 हो, ना 0 से ज्यादा ना 0 से कम। 0 से ज्यादा वाला केस ये था जब हमने पॉजिटिव ले लिया था, 0 से कम वाला केस ये था जब हमने नेगेटिव ले लिया था। तो एग्जैक्ट 0 पे क्या है, तो आप देखो जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन क्या है बच्चों, x है। ठीक, ये कब है, जब x इज इक्वल टू 0 है। तो जब इसमें रखोगे 0 आप f0, तो वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, 0। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो राइट हैंड लिमिट है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो फंक्शन है, ये तीनों इक्वल आ गए। इस तरह से जो फंक्शन हो गया बच्चों, ये क्या हो गया आपका, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक है, चलिए कॉपी करिए इसे। दोनों मेथड से समझाता रहूंगा मैं आपको, फिर जो आपको इजी लगे उससे आप इसे कर लीजिएगा। चलिए हो गया होगा, आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में जो फंक्शन दे रखा है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 और 1। ये दे रखा है अगर x इज नॉट इक्वल टू 0 हो, और ये दे रखा है जब x इज इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन ये है, और इक्वल टू 0 है तो फंक्शन ये है। और आपको x इज इक्वल टू 0 पे चेक करनी है इसकी कंटिन्यूटी। ठीक, इस बार इसे मैं आपको दूसरे मेथड से समझाता हूँ जो मैंने एनसीईआरटी से जो अलग बताया था। ठीक है, ताकि आपको दोनों क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना है। तो क्या निकालेंगे, पहले राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या था, एफ ए प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। वो आपकी मर्जी है, चाहे आप इसे एनसीईआरटी से कर लें, एनसीईआरटी का जो मैथ है उससे कर लें, चाहे इससे कर लें, मर्जी है आप। तो हमें किस पे अटैच करना है, 0 पे अटैच करना है। तो ए की जगह भी 0 लिखेंगे यहाँ पे, जो वहां पे सी की जगह जो सी होता है ना वहां पे, वो यहाँ पे क्या होता है, ए होता है। ठीक, f0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और f0 प्लस h। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाती है। जैसे अब फंक्शन हमारा ये है 0 प्लस h, तो 0 प्लस h का मतलब क्या हो गया, h ही हो गया। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो h है वो एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी मानी जाती है, मॉडर्न अलजेब्रा कह लो, या जो आपका चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें कह लो। और पॉजिटिव वैल्यू है जब ये, तो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा 0 से क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो यहां से हमें पता चला कि जो हमें फंक्शन लेना है वो ग्रेटर वाला फंक्शन लेना है। अब यहाँ ग्रेटर और लेस तो है ही नहीं, लेकिन फिर वही बात, ये तो है 0 के लिए, आपका फंक्शन ग्रेटर हो या लेस हो तो दोनों सूरतों में कौन सा आएगा, ये आएगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है। ग्रेटर लोगे तो भी नॉट इक्वल है, और लेस लोगे तो भी नॉट इक्वल है। तो कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, ये वाला। अब इसे लेते हैं, इसे ऐसे लिखना है f0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0
अब ये जो आपका f0 प्लस एच था तो एफ एच ही हो गया, तो एफ एक्स तो ये है, तो एफ एच का मतलब क्या है, एक्स के यहाँ क्या रख देंगे, एच रख देंगे, तो एच क्यूब प्लस थ्री, थ्री एच आ गया, एक्स यहाँ एच आ गया। अब एच की जगह जीरो रख दो, ये जीरो हो गया तो क्या आ गया, थ्री। ये आपकी एक लिमिट आ गई, कौन सी, राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, फिर फॉर्मूला एफ ए माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच। फिर देखो समझो, पहले ए की वैल्यू रख लो, जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। अब यहां फिर देखिए, ये जीरो माइनस एच आ गया आपको, तो जीरो छोड़ तो क्या रह गया, माइनस एच। तो जब h जीरो से बड़ा था तो जो माइनस एच होगा वो जीरो से क्या होगा बच्चों, छोटा होगा, ठीक है, नेगेटिव होगा। लेकिन जब नेगेटिव है तो फिर भी वही बात, फंक्शन तो ये लिया जाएगा, तो इसमें भी फंक्शन ये लिया जाएगा। तो f जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, और ये f माइनस एच था, लिख के दिखा देता हूँ एक बार, f माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू जीरो। अब एफ एक्स ये लेना था तो इसमें x की जगह क्या रख देंगे, माइनस एच रख देंगे, तो ये हो गया माइनस एच का क्यूब प्लस थ्री हो गया आपका ये, ठीक। फिर लिमिट रख दीजिए, फिर जीरो हो गया, क्या आ गया, थ्री। तो ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके बाद अब जो फंक्शन है आपको लेके चलते हैं, अभी तीसरी लाइन रह गई आपकी, कौन सी, फंक्शन वाली, जो केस थर्ड था। तो केस थर्ड में निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, वन दे रखी है, तो आप डाल लिख सकते हैं इसे। केस थर्ड, इसे आप केस फर्स्ट मान लो, इसे आप केस सेकंड मान लो। तो यहाँ केस थर्ड में लिख देंगे कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, वन है। तो आपने देखा कि ये तीनों जो हैं इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ रही हैं, लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू क्या है बच्चों, वो वन है। अगर ये तीनों बराबर आएंगे तब फंक्शन कंटिन्यूस होगा, इसलिए फिर भी ये फंक्शन क्या हो गया बच्चों, डिसकंटिन्यूस ही हो गया, ठीक। तो केवल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकाल के ये मत सोचा करो कि फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, आपको फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो ये मैंने आपको दूसरे मेथड से समझाया है। इसमें जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा ये पता चलता है कि हम फंक्शन क्यों ले रहे हैं, है ना। उसमें जो एनसीईआरटी पीएस मॉडल है उसमें ये नहीं पता चलता, वो चीज डायरेक्ट हो जाती है, तो समझने में मुश्किल है और समझाने में थोड़ा मुश्किल ही है। बाकी आप इसे कॉपी करिए। ये हो गया आपका एग्जाम्पल 4। नेक्स्ट करते हैं। अब है बच्चों एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में दे रखा है, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू के, ये दे रखा है लिख के, और कहा है कि चेक करिए वही कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। तो कर तो हम कैसे भी सकते हैं, बाकी इसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मान लो कोई भी रियल वैल्यूज होंगी तो बस लिखना है, डिफाइन सा कर देना है उसे। कैसे, पहले फॉर्मूला लिख लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, ये हमारा मेन फॉर्मूला था, और इसमें फंक्शन क्या दे रखा था हमें, एफ एक्स इक्वल टू के दे रखा था। तो जब इसे आगे करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, फंक्शन का क्या रख दिया, के रख दिया, ठीक। तो आप देख रहे हैं इस फंक्शन का के आ गया, तो ये के क्या है, कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल मतलब ना एक्स है ना वाई है।
अब यहाँ x होता तो हर बार की तरह मैं x यहाँ क्या रखता, c रखता, या जिसपे मुझे उस फंक्शन को टेस्ट करना था 0 या 1 या 2 जिसपे हम टेस्ट कर रहे थे मैं उसे रखता, लेकिन इसमें है ही नहीं कुछ। तो आप समझ सकते हैं बार बार रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, थोड़ा सा आप उसे आप थॉट प्रोसेस में लेके 1-2 लाइन में लिख के भी खत्म कर सकते हैं सवाल को, कि आप कोई भी वैल्यू लोगे, आप कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट तो कभी चेंज ही नहीं होने का, यानी कि कोई भी पॉसिबल वैल्यूज के लिए इस क्वेश्चन की जो वैल्यू आएगी वो के ही आएगी, ठीक। दैट मीन्स टोटल आंसर क्या आ गया, के आ गया। तो इसलिए ये फंक्शन क्या हो गया बच्चों, कॉन्टिन्यूस हो गया, क्योंकि हर बार वैल्यू के ही आनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई वेरिएबल एक्स है ही नहीं जिसकी वैल्यू मैं उसमें रख के उसे मैं चेंज कर पाऊं, ठीक। तो बस आप इसे ऐसे लिख के ही थोड़ा सोच सकते हैं, अपनी मर्जी से 1-2 लाइन लिखना चाहो लिख सकते हो, जैसे मैंने बोला अभी कि देयर इज नो वेरिएबल इन दिस क्वेश्चन एंड इफ वी वांट टू पुट एनी वैल्यूज ऑफ एक्स देन इन एवरी केस वी फाइंड कांस्टेंट, सो वी इन दिस वे वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक। थोड़ा सा आप ऐसा बना के लिख सकते हो। चलिए आगे लिखते हैं। उसके बाद है एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में फंक्शन दे रखा है बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये भी ऐसे ही कर देंगे क्योंकि 2 फंक्शन तो है नहीं, और इसे भी हमें चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ठीक। अब जब हम इसे चेक करेंगे दोनों क्वेश्चन एक से ही है, तो फर्क यहाँ क्या कांस्टेंट आ गया था और यहाँ क्या दे रखा है, वेरिएबल दे रखा है। तो फिर वही फॉर्मूला लिखो रिप्रेजेंट करने के लिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। अब इसमें वैल्यू रखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो आप देख रहे हैं ये कह रहे हैं कि इस फंक्शन में एक्स क्या रखना है, सी रखना है, तो फंक्शन की वैल्यू बच्चों क्या थी, एक्स थी, तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, एक्स टेंड्स टू सी और एफ एक्स क्या रख दिया, एक्स रख दिया, ठीक। और अब एक्स क्या रख देंगे, सी, तो अगेन कांस्टेंट आ गया ना, आ गया। जैसे इसमें कांस्टेंट के पहले से गिवन था, इसमें प्रोसेस के बाद कांस्टेंट आया। कांस्टेंट से मतलब सी वो जिसपे हमें टेस्ट करना है, और मान लिया इसमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी, इस पे हमें टेस्ट करना, मतलब 1 पे टेस्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 पे करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो फिर वही बात, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स दिस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ये चेंज ही नहीं होना। तो साधारण भाषा में आप ये समझ सकते हो, जैसे इसमें ये चेंज नहीं हो रहा था इसमें ये भी चेंज नहीं होने का। तो बस इतना लिख के आप इसे समाप्त कर सकते हो क्वेश्चन को। उतारिए। उतार लिया होगा बच्चों। चलिए ठीक है बच्चों, इस पीरियड में इतना ही काफी है। उम्मीद है आपको बेटर समझ में आया होगा। बाकी आज मैंने जो है 6 एग्जाम्पल कर दिए हैं, अब अगले पीरियड में जल्दी ही दूंगा, ठीक है। क्योंकि 10th 11th 12th यहाँ तक कि बीटेक भी सोच रहा हूँ मैं, सभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जितनी भी जल्दी हो सकता है फिर मैं आने वाली वीडियो दूंगा आपको। चलिए आज इतने रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।